ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं। पिछले कई हफ्तों से वो अपने वतन में थे, माने गांव बिहार में। अब वो वापस चेन्नई पहुंच गए हैं। वहां वो एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, एक के बाद एक किताबें उनकी आ रही हैं। आज जो हम उनसे बात करेंगे, साउथ एशिया में उनके साउथ एशियन मुल्कों में उनके राब्ते, कॉन्टैक्ट्स, जर्नलिस्ट वगैरह से काफी हैं और हमारे इस प्रोग्राम के लिए वो पूरी तैयारी करते हैं। हफ्ते में एक ही प्रोग्राम होता है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर जो साउथ एशिया के मुल्कों को कवर करता है। इसे आप काफी पसंद करते हैं। आज हम एक बार फिर उनसे जो बात करेंगे वो अफगानिस्तान से कई बहुत अहम खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। और भारत जो है वो थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से वो जो टैरिफ वॉर है उस पर अब जरा कुछ खुल करके बोलना शुरू किया है। मोदी जी तो काफी खामोश नजर आ रहे हैं। उस पर उनकी खामोशी से लोगों को काफी एतराज भी है, तकलीफ भी है कि भारत की जो इज्जत आबरू है वो उन्होंने दांव पर लगाई हुई है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया ने रफाल जो लड़ाके हैं उनको अपने यहाँ मेक इन इंडिया के सिलसिले में एक बड़ा अनुबंध, एक एग्रीमेंट किया है जो भारत में असेंबल होंगे। वो भी एक बड़ी खबर है और चीन और अफगानिस्तान के सिलसिले में भी एक बड़ी खबर है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने घर चेन्नई वापस पहुंच गए। अब बताइए कि ये तालिबान का एम्बेसडर जो पिछले दिनों बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तालिबान का अफगानिस्तान का एम्बेसडर पुतिन के सामने अपने कागजात पेश करता है। और इससे पहले भारत में भी एम्बेसडर बाकायदा दिल्ली में आ चुका है। क्या क्या कुछ है, मैं समझता हूं मॉस्को में क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के लिए, इन दोनों मुल्कों के बीच के कैसे रिश्ते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं, फिर और भी खबरों पर आपसे बात होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है सीधा मॉस्को चलते हैं, जहाँ पे पहली बार जो है वो इस्लामिक एमिरेट्स जो अफगानिस्तान का है वो मतलब उसके एम्बेसडर ने अपना कार्यभार मॉस्को में संभाल लिया है। और उनका नाम हसन उल हसन है, मतलब दो हसन है, दो बार हसन है। और वो जा करके उन्होंने पुतिन साहब को अपने मतलब एम्बेसडर होने की जो खत वगैरह होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो दिया है। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा तफसील डिस्कशन किया है। वहां पे वो अफगानिस्तान के मॉस्को में रशिया ने एक जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त किया हुआ है, जिनका पिछली बार मैं नाम भूल रहा था। और उनका नाम काबुलाव है। और पहला जो नाम है वो मुसलमान नाम है, मतलब मुस्लिम नेम है, और रशियन नेम है उनका, काबुलाव है। तो वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मॉस्को के, अफगानिस्तान को देखते हैं। उनसे वो बैठ करके बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें मतलब यह है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की, और उसके बाद स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए, उनकी वीजा के लिए, और तरह तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स जो रशिया के अफगानिस्तान में चलेंगे या चलने वाले हैं, उसके ऊपर तो एक बड़ी तफसीली बात हुई है। और उन्होंने बाकायदा जो हमारे यहाँ पे काबुल में जो लोग हैं, जबीउल्लाह मुजाहिद साहब और ये लोग, इन्होंने एक बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मॉस्को से बड़े मतलब गहरे रिश्ते हो रहे हैं और बहुत ही मतलब साजगार माहौल में जो है बातचीत हो रहा है। और रशिया का जो है वो बहुत उन्होंने थैंक यू कहा है कि उसने जो है अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वो आगे जो है मॉस्को और काबुल जो है वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इंडिया के बाद जो एम्बेसडर जो कि अभी जो जो मतलब ये है, वो अब जो है अफगानिस्तान जो है वो अब रशिया में उसके एम्बेसडर लेवल आ गए हैं। तो ये एक संकेत देता है कि अफगानिस्तान धीरे धीरे अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा है और दुनिया के मतलब
ममालिकों में अपनी अपनी जगह बना रहा है। तो जी जी ये बिल्कुल। खबर है जी। ये बहुत ही अहम खबर है मॉस्को से। इनका पूरा नाम है गुल हसन हसन। और जो ये पुतिन के खास नुमाइंदे अफगानिस्तान मामलात के, वो जमीर जो पुतिन के खास नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के मामलात के, वो हैं जमीर काबुलोव। इससे अंदाज होता है कि ये गालिबन काबुल के ही ओरिजिन के होंगे। जिस तरह से खलीलजाद जो अमेरिका में हैं, जलमा खलीलजाद, वो भी अफगान है। वो दूसरे मुल्कों में जाकर के जब बस जाते हैं तो वो अपना एक तरह से ओरिजिन भी उनको याद रहती है। तो वो जैसे देहलवी, लखनवी, इस तरह से ये काबुलोव वहां का नाम बहरहाल है। अच्छा, ये बताइए कि इसके क्या मानी हुए कि साहब यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज नहीं होंगे अफगानिस्तान की हुकूमत, और अब मुख्तलिफ मुल्कों ने उनको एक तरह से एम्बेसडर लेवल पर एक्सेप्ट करने का मतलब उनकी हुकूमत को बाकायदा कबूल करना ही तो है। तभी तो हम कोई एम्बेसडर को एक्सेप्ट करते हैं। भारत ने कर लिया, चीन ने कर लिया, रूस ने कर लिया। ये अमेरिका बहादुर इसमें भी पीछे रह जाएगा, अपनी जिद पर है। यूनाइटेड नेशन में भी रिकॉग्नाइज नहीं होने देगा अमेरिका बहादुर। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या क्या है इसका पैगाम क्या है इससे? ये पैगाम यही है कि ये कहना चाहती है अमेरिका कि हमारे चरणों पे आके गिर जाओ, और जैसे जैसे हम आपको कहें वैसे वैसे आप करो, हमारे क्लाइंट स्टेट बन जाओ, बरगाम एयर बेस हमें दे दो, तो हम जो है आपको 1 मिनट में जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप भी दे देंगे, और पूरे फंड जो है वो भी हम आपको दे देंगे, आपके जो पैसे हमारे पास रुके हुए हैं उसको भी रिलीज कर देंगे। तो ये बड़ी, मतलब इसको आप समझ लीजिए कि ग्लोबल साजिश है, और इस साजिश का जो सरगना है वो अमेरिका है, क्योंकि उसके अधीन में बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया के जो अमेरिका के बात को मानते हैं, और इसीलिए अभी तक जो है 2021 से 2026 हो गया है, अभी तक जो है वो तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ। लेकिन ये स्टेप ऐसा है कि कभी ना कभी अफगानिस्तान जो है वो तो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा ही होगा, ये तो बिल्कुल तय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा चलना चाहता हूँ अफगानिस्तान के इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ, जिसमें पाकिस्तान को यह बड़ी शिकायत है कि भारत के जब से तालिबान से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो पाकिस्तान से खराब हो गए। पाकिस्तान में एक, अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है, 2 दिन की ईसीओ मीटिंग हो रही है, उसमें तालिबान नहीं जा रहा है। और अब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के हक में भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये क्या कुछ है? ये डिप्लोमेसी किस तरह की है जो तालिबान कर रहा है? जी हाँ। पहले तो हम लोग खबर पे चलते हैं, फिर जो वहां के जो स्टेटमेंट्स हैं लीडर्स के, उनके ऊपर चलते हैं। ईसीओ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाकायदा उसमें जो है सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक उसमें शामिल है, प्लस ईरान, प्लस पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान। तो अभी जो है ईसीओ की मीटिंग जो है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो ये जो है, ये इसका जो है संगठन जो है, ये बहुत सारे मसलों पे काम करता है, खासकर इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कॉमर्स और इस तरह की चीजों पे वो काम करता है। और जो अभी जो इमीडिएट जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि अफगानिस्तान, ईरान और ये पूरा जो पाकिस्तान, ये हमने देखा है कि बार बार यहाँ कभी बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है। तो इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर का ये एपिक सेंटर है। हम जब से साउथ एशिया का प्रोग्राम कर रहे हैं तब से तो देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तबाही नेचुरल डिजास्टर से हो रही है वो अफगानिस्तान में हो रही है। अब आ जाइए इसमें हमारी खबर में कि अफगानिस्तान को तो इसमें जाना ही जाना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान सबसे पीड़ित देश है, और यहाँ पे बातें जो होंगी कि किस तरह से हम जो है कोऑपरेशन करें और डिजास्टर को जो है हम एक साथ मिलके फेस करें, क्योंकि वो तो नेचुरल डिजास्टर है, और नेचुरल डिजास्टर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको संगठित रूप में, मतलब एज ए नेशन तो हम फेस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर संगठित हो जाते हैं तो इमीडिएट हम उसको जो है टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी जो मतलब जो कॉन्फ्रेंस चल रही है पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने, अफगानिस्तान ने अपने डेलीगेशन नहीं भेजे हैं,
और इसका इसका जो इशारा वो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है वो बहुत ही मतलब हाई लेवल पे है, इसीलिए इस लेवल पे जो है वो उन्होंने अपने डेलीगेशन को भेजने से रजामंदी नहीं दी है। अब आ जाइए ये मैं थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा और बता दूं, वो ये कि ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ECO, उसमें 5 तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्की और ईरान है अफगानिस्तान के अलावा। यानी इस पूरे इलाके में जो ये नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कुदरती आफात जिसे उर्दू में कहा जाता है, उसका सामना करने के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, तैयारियां होती हैं। वहां पर वो उनका ना जाना एक पूरे इलाके को पैगाम देना है कि हम पाकिस्तान की हरकतों से नाराज हैं। जी, अब पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के हक में आवाजें आ रही हैं, वो भी शायद सुन ले तो अंदाजा होगा कि तालिबान का असर और कहीं कोई झूठ चल रहा है, उस झूठ को नकारने का और उसका भी हिम्मत पाकिस्तान में। जी, ये जो है, ये जो आवाज आ रही है वो यूसुफ अचकजई ये साहब हैं, ये एक्स खैबर पख्तूनख्वा के मतलब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं और बड़े लीडर हैं। अचकजई काफी पॉपुलर नाम है पीटीआई के हवाले से और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो कि तालिबान के हक में है। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एविडेंस दे कि अफगानिस्तान ने कहां से अपने सॉइल को यूज किया है और कहां से जो है वो एविडेंस दे, जो कि डायरेक्टली इस्लामाबाद के या जो मिलिट्री रूलर हैं आसिम मुनीर के या शहबाज शरीफ के अगेंस्ट में उन्होंने कहा है। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी कही है कि अफगानिस्तान को और तालिबान को आतंकवाद से जोड़ना सही नहीं। अफगानिस्तान जो है वो आतंकवाद का शिकार था इसलिए कि आतंकवादियों को बनाने में वेस्टर्न ममालिक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको आज हम ये कहते हैं कि हर अफगानी जो है वो टेररिस्ट है, हर जो है वो जो है वो मतलब किसी संगठन से जुटा हुआ है। तो उनका ये बहुत बड़ा कहना था कि जब रशिया से फाइट कर रहे थे और मुजाहिदीन बना रहे थे अमेरिका, और भावलपुर से लेके पेशावर तक हर 100 किलोमीटर पे एक कैंप लगा हुआ था जिसको मदरसे का नाम दिया जा रहा था, वहां लड़ाकू तैयार हो रहे थे। उनका बाकायदा जो है उनको दुम्बे हर इसमें जो है वो जुमे के दिन उन्हें दुम्बे की जो है दावत होती थी और इस तरह से उन्होंने तैयार किया था। और ये मतलब एक पूरा साजिश था जिससे अफगानिस्तान को मतलब एक तरह से मतलब कलंकित किया गया है कि अफगानिस्तान का मतलब है टेररिज्म और अफगानिस्तान पठान का मतलब है कि वो टेररिस्ट है और लड़ाका है और ये है। तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया को समझना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये जो फॉल आउट है ये वेस्टर्न ममालिक का फॉल आउट है। और हमने भी और आपने भी और सब लोगों ने देखा था कि एक जमाने में जब इंटरनल वॉर हो रहा था वो 1990 से 2002 तक, तो वहां पे ईरान ने अपने एक शियों का दस्ता बनाया हुआ था, पश्तूनों ने अलग 4-5 ग्रुप थे उनके अलग थे, उधर से ताजिक थे, हजारा थे। मतलब वहां पे ऐसा था कि एक हड्डी पड़ी हुई है, कुत्ते उस पे जो है दौड़ रहे हैं और सबके पास बंदूक है और सब आतंकवादी हैं। तो ये जो है ये जो सिलसिला जो चल रहा था, अब इसको जो है दुनिया ये कहती है कि भाई अफगानिस्तान का मतलब है टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब है कि अफगानिस्तान। तो इस पे अचकजई साहब ने बहुत कसके बताया था। उन्होंने कहा कि आप इसको इस नजरिए से मत देखिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि 8 बॉर्डर क्रॉसिंग है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, मतलब जो है जहां से तजारत हो रहा है। और जो अफगान की पॉलिसी है मतलब पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के लिए घातक है क्योंकि बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी खो रहा है और कितनी तिजारत उसकी जो है वो खत्म हो गई है। वो ये सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान को जो है क्रिपल कर देंगे, उसको जो है हम घुटनों पे ले आएंगे। तो उन्होंने बहुत कस के आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की जो अफगान पॉलिसी है उसको जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो एक पश्तून है और वो पीटीआई के रहनुमा हैं और वो अपोजिशन में है, इसलिए वो बोल रहे हैं। साथ साथ
एक साहब और हैं जो कि अवामी नेशनल लीग के पार्टी हैं, उनका नाम है अमल वली खान। और ये इनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दे दूं, जो बादशाह खां हमारे यहाँ कहलाते थे, फ्रंटियर गांधी, उनके जो है वो पश्तून थे। और बादशाह खां तो मतलब इंडिया के जो है वो फ्रीडम फाइटर में आते हैं। और उसके बाद उनके बेटे जो थे वो वली खान थे, और उनके बेटे ये अमल खान है। तो ये वही पूरा सिलसिला है। और इनकी जो पार्टी है अवामी नेशनल लीग, ये भी मतलब वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सक्रिय है। और ये अच्छा खासा इनका इन्फ्लुएंस है अभी भी, इस टाइम में भी। उन्होंने भी जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान की आर्मी को क्रिटिसाइज किया है, अफगान पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि डायलॉग जो है वही एक रास्ता है जिसके थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है अच्छे संबंध बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान। ये इस तरह से ये साबित हुआ, ये बात ये सामने आई कि पाकिस्तान में अफगान तालिबान के हमदर्द हैं, और बहरहाल पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के सिलसिले में वो संजीदा हैं। वो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं जिन पर वाशिंगटन से सीधा दबाव आता है, तो वो जाहिर है अपने इलाके के हिसाब से, अपने मुल्क के फायदे के हिसाब से सोच रहे हैं। मैं आपसे पहले याद दिला दूं कि इमरान खान भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि ये अफगानिस्तान के साथ जो नाराजगी वाला मामला है वो सही नहीं है, और इसको ठीक होना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला इशू है, उस पर भी इमरान खान की सोच जरा अलग है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं चीन और अफगानिस्तान के बीच में, जहां ट्रकों से कॉपर और क्या क्या ले जाना शुरू हो चुका है, माइंस का, चीन के जरिए। अब चीन और अफगानिस्तान के बीच में सिक्योरिटी इश्यूज क्या कुछ आ रहे हैं, वो मैं समझता हूं वो भी डिस्कस कर लेना जरूरी है। जी जी, ये देखिए, ये सब टेररिज्म से लिंक है। वो पूरा खित्ता जो है वो, वहां पे एक तो सी पैक बन रहा है, गादार पोर्ट बन रहा है, और वहां पे जो है वो BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो चीनियों को जो है वो काम करने नहीं दे रही है। ये भी बता दूं मैं सामाइन को कि चीनियों का जो 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 मतलब स्टाइल है, मतलब फंक्शन करने का, कि वो अपने वर्कर साथ लाते हैं। हाँ। जहां भी वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और जहां पे भी वो जो है इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो लोकल वर्कर को नहीं लेते हैं। और वो चाइना से, जैसे हमारा मनरेगा है, जो प्रोजेक्ट है जिसमें के मनरेगा जो प्रोजेक्ट है, उसी तरह से उनकी बहुत बड़ी आबादी है जो कि मतलब उन्हें काम चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट के लिए ले जाते हैं वहां उनको, और उनको जो है मतलब वहां काम देते हैं, और पर डे उनको जो है सैलरी मिलती है। अब जो लोकल लोग हैं वहां पे, उन्हें ये लग रहा है कि ये तो हमारा जो है वो रोजी रोटी खत्म कर रहे हैं। तो ये आतंक का जो मामला है ये बलूचिस्तान में भी हो रहा था। अब ये नया मामला जो है वो अफगानिस्तान में शुरू हो गया है, और कुछ चाइनीज के लोगों के ऊपर जो है जानो माल का, उनके जान का जो है उन पर हमला हुआ था, जिसके लिए चाइना खफा है। और उसने बाकायदा, उनकी जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने अपील किया है तालिबान सरकार को कि वो जो है इस तरह के जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं चाइनीज पे, उसको उन्होंने कहा कि आप बंद कीजिए, कंट्रोल कीजिए। अपने जो चाइनीज है उनको कहा कि आप अफगानिस्तान मत जाइए, और जो प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं उनका रहना एसेंशियल है, उनको कहा कि आप अपनी हिफाजत कीजिए, और नहीं तो अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपकी हिफाजत करें। तो ये मामला, एक नया मामला जो है सामने में आया है, और तालिबान ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर, चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि ये चाइना पर जो अटैक करने का मामला है, जो उनके वर्कर के ऊपर, वो पाकिस्तान का ही फेनोमेना है, अफगानिस्तान में वो बात नहीं है। उनका ये कहना है कि कुछ बाहर के जो आतंकी हैं वो आकर के जो है ये काम कर रहे हैं। अब कौन है उसकी निशानदेही वो करेंगे कि वो अफगान नहीं है या अफगान है, तो कहां से सपोर्ट किया हुआ है, किसने सपोर्ट किया किस को, जाहिर सी बात है कि वो वही कंट्री होगा जो एंटी चाइना होगा। तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि अमेरिकन ये काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मैं और इसी हवाले से मैं ये भी कह दूं कि अभी
हर वो मुल्क जो तालिबान के और चीन के बीच के ताल्लुकात, खासतौर पर कारोबार के ताल्लुकात, माइंस को जो वहां से वहां से नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसके खिलाफ जो लोग भी होंगे वो इसके खिलाफ हो सकते हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA का भी आपने जिक्र किया, तो उन एलिमेंट्स के साथ और कई नाम जुड़े रहते हैं। बहरहाल ये इस वक्त डिस्कशन का वो नहीं है, लेकिन ये कि चीन के लोगों को वहां सिक्योरिटी का मामला पेश आने लगा है। अच्छा, उसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत किस तरह से असर्टिव होती जा रही है, वो कई पहलू आपके सामने रखे। एक और अभी खबर बाकी है, तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ UAE पहुंचे हैं, वो क्या कुछ खबर है? जी हाँ, उनका नाम फिरासत है और अगला नाम मैं भूल रहा हूँ। वो पहुंच गए हैं दोहा और वहां पे मैरीटाइम एग्जीबिशन हो रहा है। फसीहुद्दीन फितरत या जी, फसीहुद्दीन, जी हाँ, फसीहुद्दीन फितरत जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो दोहा पहुंचे हुए हैं और वो एग्जीबिशन देख रहे हैं और वो मैरीटाइम एग्जीबिशन है। तो मुझे जो इस बात में मतलब एक हंसी आई कि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास समंदर है ही नहीं है, तो वो मैरीटाइम एग्जीबिशन देखने के लिए कहाँ चले गए? या तो घूमने चले गए होंगे, वहां अमीर उमीर से मिले होंगे, कुछ खाना वाना खाया होगा। और वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैरीटाइम में जो है उनका कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन बहरहाल वो दुनिया से राब्ता बना रहे हैं। वहां पे और भी लोग आए होंगे उस मैरीटाइम एग्जीबिशन को देखने के लिए, तो शायद ये बहाना भी हो सकता है कि वो गए हों और भी लोगों से मिलने के लिए। तो ये एक और बढ़ते रिश्तों का संकेत है। हो सकता है कि इंडियन भी जो है मतलब डेलीगेशन वहां गया होगा और मालूम नहीं क्या, हो सकता है कि बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी चल रही होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को के रिश्ते को सुधारने के लिए। लेकिन खबर यह है कि फसीहुद्दीन साहब जो हैं वो दोहा गए हुए हैं और मैरीटाइम एग्जीबिशन को मतलब वो देखने के लिए गए हैं। तो ये खबर बड़ी जी जी, ये नौसेना जिसे नेवी भी कहा जाता है, उसकी एग्जीबिशन, यानी मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने जो नौसेना है उसकी कुछ खास हथियार, कुछ चीजें वो उसमें एग्जीबिशन में रखी जाती हैं, उसको देखने के लिए एक दूसरे मुल्कों के बीच में तबादला ख्याल होता है, तैयारी होती है। हम मिजाज मुल्क जो होते हैं वो आपस में कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी करते हैं, हथियारों की खरीद फरोख्त या ट्रेनिंग तक के लिए भी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, भारत ने रफाल को बनाने खरीदने का सौदा किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो तजर्बे हुए थे रफाल के, वहां तो मीम बन रहे थे पाकिस्तान में कि वो उठा करके ले जा रहे हैं मलबे को। अब ये क्या रफाल के साथ क्या कुछ है? भारत का की दिलचस्पी उसी तरह से बनी हुई है, क्या कुछ है ये सौदा? जी जी, ये मुझे भी बहुत चौंका देने वाला सौदा था, क्योंकि मैं इसको मतलब बहुत बारीकी से देख रहा था। जबकि पहला रफाल डील हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हुआ था कि किसने कितने पैसे खाए और किसने कितना कट लिया, और उसमें हमारे एन राम जो हिंदू के एडिटर हैं उन्होंने बाकायदा मिनिस्ट्री का जो है एक लेटर जो है वो छाप दिया फ्रंट पेज पे। तो वो तो एक, अगर वहां हमारे नवजीत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि इसमें दलाली खाई गई है और ये हुआ वो हुआ, तो वो तो पहले की बात थी। वो रफाल 36 रफाल भी बड़े शोरगुल के साथ जो है वो हमारे देश में आए थे। राजनाथ सिंह जो है वो पेरिस गए थे और वहां पे वो पाकिस्तानी उनको कहते हैं कि नींबू वाले बाबा, उन्होंने नींबू और जो है वो क्या कहते हैं मिर्च का जो है वहां हरी मिर्च और नींबू, तो वही नींबू वाले बाबा बन करके जो है वो वहां पे उन्होंने पूजा वूजा किया था। उसके बाद ये कहानी हुई कि साहब ये रफाल जो है सिंदूर में जो है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 8 प्लेन गिरे हैं, पाकिस्तानियों के हिसाब से 6 प्लेन गिरे हैं, जयशंकर के हिसाब से 4 प्लेन गिरे हैं। तो अब कितने गिरे हैं नहीं गिरे हैं वो तो चलता ही रहेगा, मतलब उसमें कोई कंसेंसस नहीं आएगा। जो खबर अभी है कि 3.16 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं, मतलब लाख करोड़ का सौदा है। और पहले जो खबर आई थी कि 14 रफाल इंडिया ले रही है,
लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि 114 रफाइल जो है इंडिया ले रही है फ्रांस से। जी जी और उस टाइम जब ये रफाइल गिरे हुए थे तो फ्रांस की जो कंपनी है रफाइल की, उसका नाम मुझे अभी डसॉ जहन से निकल रहा है, डसॉ कहा जाता है उसको जी। हाँ हाँ डेसोल्ट ने मना कर दिया था कि हम अब कोई भी रफाइल जो है वो नहीं बेचेंगे, मतलब इंडिया। और उन्होंने इंसर्ट किया था कि हमारे प्लेन में कोई खराबी नहीं है, उनके पायलट की ट्रेनिंग में और उनके और वजूहात की वजह से वो प्लेन गिरे हैं, मतलब ना के मतलब तकनीकी खराबी जो 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 रफाल। तो उन सबको नजरअंदाज करते हुए इंडिया ने अब बाकायदा मतलब गवर्नमेंट लेवल पे और स्टेट लेवल पे 114 प्लेन का जो है वो सौदा कर लिया है। और खास बात ये है कि ये प्लेन जो है वो इंडिया में बनेगी और ये इंडिया से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी। जैसे वो चाइना ने जो है वो पाकिस्तान में J-17 वगैरह वो बना रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसने ये तस्लीम कर लिया है कि इंडिया की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान के और चाइना के जो एयर पावर है उसको मैच नहीं कर सकती है। तो उसको मैच करने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया है, ताकि मतलब इंडिया जो है वो तैयार हो जाए कि अगर कोई किसी तरह से मतलब अगर कोई हमला होता है या कुछ होता है। क्योंकि इस बार जो है वो इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट हुआ था जिसमें मतलब इंडियन एयरफोर्स जो है वो पीछे रह गई थी, या समझ लीजिए कि वो परफॉर्म कर पा रही थी। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारे मोदी साहब और जो लोग हैं डिसीजन मेकिंग में डिफेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने रफाइल पे ही हाथ रखा कि यही सबसे बेहतर प्लेन है दुनिया में। जबकि अमेरिका भी जो है वो कुछ 35 करके एक और प्लेन है, रशिया का भी जो है कुछ और मिग का नया वर्जन है, कई वर्जन हैं दुनिया में जो कि मतलब हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया ने ये सौदा जो है क्लियर कर दिया है कि वो रफाइल ही खरीदेगी। जी जी पिछली बार जो सौदा हुआ था, जो कांग्रेस के जमाने में 700 करोड़ के आसपास का एक जहाज बताया गया था, जिसको बढ़ा करके 16 से 1700 करोड़ डॉलर 16 से 1700 करोड़ का बताया गया था रुपए का। तो ये अब एक क्या कोई बड़ा इलेक्शन नजदीक है क्या? बड़े खर्चे की जरूरत है क्या? चूंकि उस कमीशन का इल्जाम तो बहुत मजबूती से लगाया गया था। ये बहरहाल बीजेपी की अपनी तैयारी और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है नहीं मालूम। एक ही सिंगल गो में अगर कमीशन मिल रहा है जिसके सबूत कई तरीके से पेश किए गए, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से किकबैक का मामला हो सकता है, जो आने वाले वक्त में हो सकता है उसकी छानबीन हो और कभी कोई मीडिया आजादी से काम कर सके, शायद कभी तो ये इसकी परतों में नीचे जाया जा सकता है। कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 और 2 5 बनाने के लिए मैं खबर आपके सामने लाता हूं। हाँ। ये 2 और 2 5 ही है, वो इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने MBS मोहम्मद बिन सलमान को कहा है, अब वो डायरेक्टली कहा है कि इंडिया जो है वो फिर तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पे अटैक करने की। ये खबर मंजर है आम। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सही है और MBS के का जो हवाला दिया गया वो सही है, तो शायद इस सौदे में अगले जंग की तैयारी की बू आ रही है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है। हाँ। ये क्योंकि कुछ लोग जो इंडिया में है, और इस दरमियान ये भी खबर मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के मुसलमानों का एक तरह से नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे वॉशिंगटन में फैसले हो रहे हैं और आम मुसलमान को बड़ा जज्बाती हो जाता है। मुसलमान को समझता है कि सारे मुस्लिम मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब अमेरिका के दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं जो अमेरिका के किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये भी जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत अहम खबर है। वो अमेरिका के टैरिफ वार के जवाब में कुछ भारत के विदेश मंत्री ने कुछ कहा। क्या कुछ है वो सब मामला? क्या कोई ट्रंप को खामोश कर पाएगा भारत? नहीं, ये खबर जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर, EMS जयशंकर जो हैं, उनका है। वो पॉलिश अभी जो पोलैंड के जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे दिल्ली में और उनसे बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी उन्होंने।
और वो बेबाकायदा जो है उन्होंने मतलब वो इंडिया और पोलैंड के रिश्तों के ऊपर बात हुई थी, उस पे उन्होंने एक टिप्पणी दी थी जो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई है। उन्होंने कहा है कि जो जो अमेरिका का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर वो सिलेक्टिव है, अनजस्टिफाइड है और डेलिबरेट है। ये उन्होंने कहा है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो इंडिया को परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये टैरिफ जो है उन्होंने जो है वो लगाया है। और उन्होंने एक तरह से बहुत ही मतलब माइल्ड वे में उन्होंने ट्रम्प साहब का अपोजिशन किया है। बहुत स्ट्रांगली नहीं कहा है कि हाँ। मतलब हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही बात होती है ना कि जब वो आदमी के गले पे जब पिस्तौल लगती है या कनपट्टी पे लगती है तो कुछ तो के करते हैं। तो जयशंकर की जो आवाज है वो उसी तरह की आवाज है जो कि मतलब सारे हिंदुस्तानियों की आवाज है। वो कोई भी हिंदुस्तानी जो है उसको मतलब इतना बड़ा टैरिफ और इतना बड़ा वो मतलब मनमानी बात है, तो वो तो अमेरिका है। और अमेरिका तो अभी जो है उसने जो वेनेजुला में किया है तो पूरे पूरे दुनिया को खौफजदा कर दिया उन्होंने। तो अब जयशंकर ने इतनी साहस तो जुटाई कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ चेचे में जो भी कुछ कर सकते हैं उन्होंने किया। तो यही खबर है। अरे अभी मैं 2 दिन पहले एक साहब एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, आफ्ताब कमाल पाशा। उनसे मैंने चाबहार वाले मामले पे बात की। मैंने फिर याद दिलाया 2009 में आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन से पीछे हटे हम अमेरिका के दबाव में। फिर 2019 में ईरान से तेल लेना खत्म किया। अब चाबहार को आप इस्तेमाल न करें और 6-6 महीने की सांस लेने की गुंजाइश देता है अमेरिका। ये अजीब। तो नतीजा उसमें ये आ रहा था, मैंने उस पर बात की, उसमें ये बताया गया कि अमेरिका से दुश्मनी सस्ती है और दोस्ती ज्यादा महंगी है। तो ये जो दोस्ती ज्यादा महंगी है उस तरफ मोदी जी चल क्यों रहे हैं? अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। बड़ा मुल्क है हम, और हम आजादी के साथ दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात रख सकें, ये हमें करना चाहिए। आखिर में कोई अगर आप समराइज कर सकें, कुछ कह सकें जी। नहीं, ये चाबहार का बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इंडिया चाबहार से बाहर हो गई है। हाँ। और 120 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था और उन्होंने जो पोर्ट बनाया था, अब अमेरिका के प्रेशर से इंडिया ने फोरगो कर दिया है और अपने जो बोरिया बिस्तर है वो लेके वापस आ गई। अब इसका इम्प्लीकेशन तो ये है कि अब इंडिया जो है वो लैंड के थ्रू, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान नहीं जा सकती है और ना ही वो सेंट्रल एशिया जा सकती है, जो कि मतलब चाबहार फैसिलिटेट कर रही थी। और अमेरिकन उनको कॉन्सेशन दे रहे थे 6-6 महीने के, वो इसलिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अफगानिस्तान पहुंचा रहे थे। दूसरी बात इसके साथ साथ ये भी है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान जाने के लिए बहुत ही मतलब माकूल जगह थी। अब ईरानियों ने भी जो है कुछ डिस्कवर किया है कि कुछ मोसाद के एजेंट जो हैं वो यहाँ पे ईरान में आ गए हैं। और अभी पाकिस्तानियों ने एक नई शगुफा छोड़ा है कि एक फाइटर का, एक लड़ाके का जो रेट है वो 1500 से $2000 पर डे है, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं और चाबहार से होते हुए वो चले जाते हैं ईरान। और ईरान में, बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में ये 1500 की दिहाड़ी पे ये काम कर रहे हैं। अब जो भी इन्हें देता है, कौन देता है, वो तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की बात कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि मोसाद के एजेंट जो हैं वो इंडियन हैं और काफी लोगों को उन्होंने पकड़ा था। आपको याद होगा एक साथ ईरान के अंदर जो है कम से कम 50 धमाके हुए थे एक बार में और एक टाइम में, गली गली कूचे कूचे में। तो वो तो सब मोसाद ने करवाए थे। अब ईरान ने भी जो है अपना मतलब रुख जो है वो कड़ा कर लिया है और ये डिस्कवर किया है कि इंडिया जो है बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है। चाबहार के हवाले से अमेरिकन प्रेशर पे इंडिया ने बासमती राइस का जो बहुत बड़ा मार्केट है ईरान, उसको भी विड्रॉ कर लिया है। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान से बासमती राइस ले रहा है। तो ये बड़ी खबरें हैं। ये बहुत बड़ी खबर। ये अमेरिका जो है पूरे इलाके में एक तरह से आग लगाए रखना चाहता है ताकि पड़ोसी मुल्क एक दूसरे से नजदीक ना आए, कारोबार ना करें, और वही उस पर उसका असर हम पर भी भारतीय होने की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, बस 10 सेकंड में कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मैं अगले प्रोग्राम में इस खबर को रखना चाहूंगा। अभी मैं उसका एक बैकग्राउंड दे देता हूं कि अब इंडिया में फिर से साक्ष्यम वैली जो है
वो जो है पीओके का एरिया है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। वहां पे चाइना जो है उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है जिसपे इंडिया को ऑब्जेक्शन है। जी, वो ये तो हमारा अटूट इशू है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और आपका प्रोग्राम साउथ एशिया पर चूंकि है तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, अगले बार हम जरूर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।